नमस्कार। आज की एक बहुत अहम बल्कि यूं कहें कि तत्काल खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जी। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज मतलब 16 सितंबर 2025 को राजस्थान की एक नदी है जोजरी, उसमें जो भयानक औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उस पर स्वतः संज्ञान लिया है। ये एक बड़ा कदम है जिसके काफी मायने हो सकते हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, जी। कोशिश करेंगे समझने की कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये अ, असाधारण कदम क्यों उठाना पड़ा, ये जो सुओ मोटो एक्शन है इसका असल मतलब, इसका महत्व क्या है, और क्या ये मतलब न्यायपालिका के किसी बदलते हुए रवैये का संकेत है, खासकर अगर हम हाल के कुछ और ऐसे ही मामलों पर नजर डालें। हाँ, सही बात है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जो मूल समस्या है जोजरी नदी वाली, उसे थोड़ा समझाइए, हो क्या रहा है वहां? देखिए, मामला ये है कि राजस्थान में जोजरी नदी है, उसमें जो औद्योगिक इकाइयां हैं, खासकर फैक्ट्रियां, उनका जो गंदा पानी है, कचरा है, वो बिना ट्रीटमेंट के, मतलब अनुपचारित जहरीला कचरा, वो सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। ओह, और इसका असर बहुत ही भयानक है। रिपोर्ट में भी जिक्र है कि सैकड़ों गांव इसकी चपेट में हैं। सैकड़ों गांव? जी हाँ, सैकड़ों। उनकी खेती पे असर पड़ रहा है। और जो सबसे सबसे चिंताजनक बात है क्या? कि लोगों के पीने का पानी तक बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। मतलब एक बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है वहां। पीने का पानी भी? ये तो बहुत ही गंभीर है। जी, बहुत गंभीर। तो इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो एक्शन लिया है, यानी स्वतः संज्ञान। ये सुओ मोटो शब्द थोड़ा समझाएंगे, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, देखिए, सुओ मोटो का सीधा सा मतलब है अपने आप से। अच्छा। जब अदालत किसी मामले में बिना किसी के याचिका दायर किए, बिना किसी अपील के खुद ही कार्रवाई शुरू कर देती है। मतलब किसी ने अर्जी नहीं दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने खुद ही मामले को देखा, शायद मीडिया रिपोर्ट से या किसी और तरह से उनके संज्ञान में आया और उन्हें लगा कि ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें बड़े पैमाने पर जनहित जुड़ा है या शायद मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और हो सकता है कि जो पीड़ित लोग हैं वो सीधे अदालत तक पहुंच ही ना पा रहे हों। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर समस्या इतनी बड़ी और व्यवस्थागत है कि अदालत को लगता है कि अब उन्हें दखल देना ही पड़ेगा। तो जोजरी नदी के मामले में ये सुओ मोटो संज्ञान लेना ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को किस हद तक महसूस किया है। ये एक कह सकते हैं असाधारण न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल है। समझ गए। तो ये कदम ही अपने आप में बता रहा है कि मामला कितना सीरियस है। बिल्कुल। आपने बताया कि फैक्ट्रियों का कचरा मुख्य कारण है। किस तरह का प्रदूषण है ये, क्या अंदाजा है? और ये जो सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, इसका मतलब जमीनी स्तर पर क्या हुआ? देखिए, रिपोर्ट में सीधे तौर पर उद्योगों का नाम तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर राजस्थान का वो जो इलाका है, जोधपुर के आसपास का, जहां से जोजरी गुजरती है, हाँ। वहां टेक्सटाइल और डाइंग यूनिट्स काफी ज्यादा हैं। और अक्सर ऐसी फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में रंग, केमिकल्स, भारी धातुएं मतलब हेवी मेटल्स और दूसरे जहरीले तत्व पानी में छोड़े जाते हैं। ओह। और जब ये पानी नदी में जाता है तो सिर्फ नदी का पानी ही जहरीला नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे भूजल में भी मिल जाता है। यानी ग्राउंड वाटर भी खराब? जी हाँ, ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित। और सैकड़ों गांव प्रभावित होने का मतलब है कि हजारों शायद लाखों लोग होंगे जो अपनी खेती के लिए, अपने पीने के पानी के लिए सीधे सीधे इसी नदी पर या आसपास के कुओं, हैंडपंपों पर निर्भर हैं। उनका जीवन, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी सब खतरे में है। और पानी, पीने का पानी न मिलना वो सिर्फ एक असुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे जीवन के अधिकार पर हमला है। इससे बीमारियां फैलती हैं, त्वचा के रोग, पेट की गंभीर बीमारियां और लंबे समय में तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये एक तरह का धीमा जहर है जो पूरे समुदाय को धीरे धीरे बीमार कर रहा है। ये सुनकर ही बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये संज्ञान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने लिया है। जी। तो उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं, अब आगे क्या होगा? हाँ, जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता की बेंच ने कोर्ट की रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया है कि इस मामले को एक सुओ मोटो रिट याचिका के तौर पर रजिस्टर किया जाए। अच्छा, मतलब अब ये एक फॉर्मल केस बन गया है? बिल्कुल, अब ये एक औपचारिक केस है सुप्रीम कोर्ट में। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के सामने रखा जाए। सीजेआई के सामने? जी। सीजेआई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के प्रमुख होते हैं, वो अब तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। हो सकता है वो खुद इस मामले को देखें या कोई खास बेंच बनाए इसके लिए। ये प्रक्रिया ये पक्का करती है कि इतने गंभीर मामले को टॉप लेवल पर प्राथमिकता मिले। समझ गई।
तो अब ये मामला सीधे सीजीआई तक पहुंच गया है। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है, ये शायद कोई अकेली घटना नहीं लग रही है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और शायद यही वाली बेंच भी आजकल इस तरह के सुओ मोटो मामलों में काफी सक्रिय है। हाँ, ये अवलोकन बिल्कुल सही है। रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की जो एक प्रवृत्ति सी दिख रही है, ये उसी का हिस्सा लगता है। खासकर उन मामलों में जहां पर्यावरण या मानवाधिकारों से जुड़े बड़े मुद्दे शामिल हों। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि न्यायपालिका शायद उन एरिया में ज्यादा एक्टिव हो रही है जहां उसे लगता है कि जो कार्यपालिका है यानी सरकार या विधायिका है, उनके द्वारा या तो पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा, या शायद देर हो रही है। हाँ, या देर हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खामियां नजर आ रही हैं, कोई विफलता नजर आ रही है। अच्छा, क्या आप इस पैटर्न के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो रिपोर्ट में बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में 2 बहुत ही ताज़ा और इससे जुड़े हुए उदाहरण दिए गए हैं। पहला तो इसी बेंच ने, मतलब जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता की ही बेंच ने हाल ही में राजस्थान में ही एक और मामले पर सुओ मोटो संज्ञान लिया था। राजस्थान में ही? कौन सा मामला? वो था पुलिस थानों में फंक्शनल सीसीटीवी कैमरों की कमी का मामला। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे। जी, ये मामला एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें बताया गया था कि राज्य में हिरासत में मौतें बढ़ रही हैं और इसका एक कारण ये भी है कि थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे या तो काम नहीं कर रहे हैं या उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। ओ, ये तो मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो सीसीटीवी वाला मामला है, इस पर बेंच ने कल ही यानी 15 सितंबर 2025 को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित, इसका क्या मतलब हुआ? फैसला सुरक्षित रखना या जजमेंट रिजर्व का मतलब होता है कि बेंच ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और अब जज आपस में विचार करके अपना अंतिम फैसला लिखेंगे। वो फैसला फिर बाद में किसी तारीख को सुनाया जाएगा। अच्छा, तो मतलब सीसीटीवी वाले मामले में फैसला आने वाला है? जी, जल्दी आने की उम्मीद है। ठीक है, तो एक मामला तो हुआ राजस्थान में पुलिस हिरासत बिल्कुल। और मानवाधिकार का, और दूसरा उदाहरण कौन सा था? दूसरा उदाहरण हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है और वो पर्यावरण से संबंधित है। हिमाचल, वहां क्या हुआ? वहां एक दूसरी बेंच थी जिसके अध्यक्ष जस्टिस जेबी पार्डीवाला थे। उस बेंच ने राज्य में जो अनियंत्रित तरीके से कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर बहुत गंभीर चिंता जताई थी। हाँ, हिमाचल में तो ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। जी, जस्टिस पार्डीवाला ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज्य शायद देश के नक्शे से ही गायब हो जाए। बाप रे, इतनी कड़ी टिप्पणी। जी हाँ, बहुत कड़ी। तो इस गंभीर चेतावनी के बाद इस मुद्दे पर भी एक सुओ मोटो केस दर्ज किया गया था। और मजे की बात यह है, या यूं कहें कि एक और कनेक्शन ये है क्या कि इस हिमाचल वाले सुओ मोटो मामले की सुनवाई भी जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली इसी बेंच ने की। अच्छा, यानी जस्टिस नाथ और मेहता की बेंच ने ही? जी हाँ, और इस मामले पर भी कल यानी 15 सितंबर को ही आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अरे वाह, ये तो वाकई आखिर ध्यान देने वाली बात है। मतलब एक ही बेंच जस्टिस नाथ और मेहता की एक दिन पहले 2 अहम सुओ मोटो मामलों में, एक राजस्थान सीसीटीवी और दूसरा हिमाचल पर्यावरण फैसला सुरक्षित रखती है। जी। और अगले ही दिन राजस्थान में नदी प्रदूषण पर एक और सुओ मोटो संज्ञान ले लेती है। हाँ। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये इस बेंच का कोई खास फोकस दिखाता है? देखिए, इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि हम जजों के व्यक्तिगत विचारों पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये पैटर्न ये तो साफ तौर पर एक संकेत देता है कि जस्टिस नाथ और जस्टिस मेहता की ये जो बेंच है, ये जनहित, पर्यावरण और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर काफी, कह सकते हैं, संवेदनशील हैं और सक्रिय भी हैं। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। ये भी हो सकता है कि सीजीआई की तरफ से ऐसे मामले जानबूझकर ऐसी बेंचों को दिए जा रहे हों जिनकी इन क्षेत्रों में खास रुचि हो या विशेषज्ञता हो। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, नतीजा ये है कि अदालत इन अहम मुद्दों पर आगे बढ़कर दखल दे रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछे? क्या अदालतों का इस तरह खुद से एक्शन लेना, ये सुओ मोटो वाला, हमेशा से ही होता है? कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो शक्तियों का बंटवारा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब कानून बनाना विधायिका का काम, लागू करना कार्यपालिका का और न्याय करना न्यायपालिका का। तो क्या अदालतें सरकार के काम में दखल दे रही हैं? ये एक बहुत ही जायज और अहम बहस है।
इसमें कोई दौराई नहीं है। ये जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। हाँ। और जो आलोचक हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जो सुओ मोटो संज्ञान लेना है या जो जनहित याचिकाएं हैं, PILs। हाँ, PILs, ये कभी कभी न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की सीमा लांघकर न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच बन जाती हैं। अच्छा, ओवररीच। हाँ, मतलब जहां अदालतें ऐसे नीतिगत फैसले लेने लगती हैं जो असल में सरकार का काम है। उनका तर्क ये होता है कि अदालतों के पास न तो वो विशेषज्ञता होती है, ना ही वो संसाधन होते हैं कि वो इतनी जटिल प्रशासनिक या पर्यावरणीय समस्याओं का मैनेजमेंट कर सकें। ये भी एक पक्ष है। तो फिर इस सक्रियता का बचाव क्या है? इसे सही कैसे ठहराया जाता है? देखिए, बचाव में यह तर्क दिया जाता है कि भारत जैसे देश में जहां आज भी लाखों लोग गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से आसानी से न्याय तक नहीं पहुंच पाते, हाँ, ये तो है। और जहां कई बार हमें प्रशासनिक उदासीनता या विफलता भी देखने को मिलती है, वहां सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है ये एक तरह के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। सेफ्टी वॉल्व। जी, सुओ मोटो संज्ञान या PIIL को अक्सर अंतिम उपाय के हथियार के रूप में देखा जाता है, खासकर उन मामलों में जहां लोगों के जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। और साफ पर्यावरण, पीने का पानी, ये सब जीवन के अधिकार में ही आते हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण और पीने का पानी जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। तो इस नजरिए से देखें तो अदालत सरकार के काम में दखल नहीं दे रही, बल्कि वो संविधान ने जो जीवन के अधिकार की गारंटी दी है उसे सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, खासकर तब जब बाकी संस्थाएं शायद विफल रही हों। और जुजरी नदी का मामला वो शायद इसी श्रेणी में आता है। ये एक संतुलित नजरिया है। चलिए वापस जोजरी नदी पर आते हैं। सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, पीने के पानी का संकट है। अब कोई व्यक्ति जो राजस्थान में नहीं रहता या सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है, उसके लिए इस खबर का क्या महत्व है? उसे क्यों परवाह करनी चाहिए इसकी? देखिए, पहली बात तो ये कि पानी और पर्यावरण ये किसी एक राज्य या इलाके की सीमा में बंधे नहीं होते। सही बात है। एक नदी अगर प्रदूषित होती है तो उसका असर सिर्फ उसके किनारे बसे लोगों पर ही नहीं पड़ता, वो पूरे इकोसिस्टम को, वहां की जैव विविधता को और आखिरकार हमारी खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है, जिसका असर कहीं भी महसूस हो सकता है। दूसरी बात, ये मामला सिर्फ एक नदी के प्रदूषण का नहीं है, ये एक बड़े सवाल का प्रतीक है, विकास बनाम पर्यावरण। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती है। हम कैसा विकास चाहते हैं? क्या औद्योगिक विकास की कीमत हमेशा पर्यावरण को और गरीब समुदायों को ही चुकानी पड़ेगी? ये सवाल हर नागरिक से जुड़ा है, चाहे वो कहीं भी रहता हो। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये मामला हमारी न्याय व्यवस्था की भूमिका से जुड़ा है। क्या हमारी अदालतें उन लोगों की आवाज बन सकती हैं जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट का यह कदम उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद जगाता है जो देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के पर्यावरणीय अन्याय का सामना कर रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ राजस्थान की खबर नहीं है, ये हम सबके लिए अहम है। तो संक्षेप में कहें तो ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है, औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों के बारे में, पर्यावरणीय न्याय की जरूरत के बारे में, और जो कमजोर समुदाय हैं उनके अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका हो सकती है। बिल्कुल। और जो प्रभावित समुदाय हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, जब सालों से उनकी सुनवाई स्थानीय स्तर पर नहीं हो रही हो, जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहे हो, हाँ, तब देश की सबसे बड़ी अदालत का सीधे दखल देना, ये न सिर्फ उस समस्या को नेशनल लेवल पर लाता है, बल्कि ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश भी भेजता है कि भाई अब जवाबदेही तय होगी। हाँ, एक दबाव तो बनता है। बिल्कुल। ये उद्योगों के लिए भी एक चेतावनी है और सरकारी एजेंसियों के लिए भी कि वो पर्यावरण के नियमों को हल्के में नहीं ले सकते। और पीने के पानी जैसे इतने बुनियादी मुद्दे पर अदालत का खुद से एक्शन लेना ये इस बात पर जोर देता है कि इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर आज हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान की जोजरी नदी में जो औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उस पर लिए गए सुओ मोटो संज्ञान की खबर का गहराई से विश्लेषण किया है। जी। हमने समझा कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसे अब CJI के सामने रखने का निर्देश दिया गया है। हमने ये भी देखा कि ये कदम शायद एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जहां सुप्रीम कोर्ट और खासकर यही बेंच हाल के दिनों में पर्यावरण और मानवाधिकारों से जुड़े दूसरे
मामलों में भी स्वतः संज्ञान ले रही है, जैसे राजस्थान में सीसीटीवी वाला मामला और हिमाचल में पर्यावरण का मुद्दा। बिल्कुल। हमने सुओ मोटो का मतलब समझा, न्यायिक सक्रियता वाली बहस पर भी बात की और सबसे अहम जोजरी नदी के किनारे बसे समुदायों पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, खासकर पीने के पानी का जो गंभीर संकट है, उस पर भी चर्चा की। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या सवाल ये है, जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा, कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह की जो सुओ मोटो कार्रवाइयां होती हैं, क्या वो वाकई जमीनी स्तर पर कोई स्थायी बदलाव ला पाती हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ये केवल सिस्टम को एक बार झकझोरने और तात्कालिक रूप से ध्यान खींचने का काम करती हैं, जबकि असली चुनौती तो उन नियमों को, उन निवारक तंत्रों को मजबूत करने की बनी रहती है, जो पर्यावरण को इस हद तक बिगड़ने से पहले ही रोक सकें। मतलब समस्या होने से पहले रोकथाम। जी, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हम हमेशा आग लगने पर कुआं खोदने का इंतजार करते रहेंगे, या हम कभी ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे जहां आग लगे ही नहीं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। निश्चित रूप से जोजरी नदी मामले में आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है और उसका जमीन पर क्या असर दिखता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।